हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गेम के पीछे। आज हम देखेंगे फुटबॉल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट। देखिए दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ गोल्स, ट्रॉफीज और लास्ट मिनट विनर्स इनकी कहानी नहीं है। हर बड़े क्लब के पीछे एक फाइनेंशियल सिस्टम छुपा होता है जो डिसाइड करता है कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है और कौन नहीं। आज हम समझेंगे फुटबॉल के सबसे बड़े फाइनेंशियल सीक्रेट को। वो है फाइनेंशियल फेयर प्ले, या जिसको कि हम एफएफपी कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि एफएफपी की ज़रूरत फुटबॉल की दुनिया को क्यों लगी। क्यों फुटबॉल को नए रूल्स की ज़रूरत लगी। ये कहानी शुरू होती है 2000 के दशक में। 2000 के दशक के दौरान बड़े यूरोपियन क्लब्स कर्ज के बोझ के नीचे दब गए थे। रियल मैड्रिड का डेब्ट बहुत ज़्यादा हुआ था और 50 से अधिक क्लब इनसॉल्वेंसी के करीब पहुंच गए थे। उस वक्त फुटबॉल में खर्च करने कोई कोई खास लिमिट नहीं थी। इसी वजह से यूएफए को नए फाइनेंशियल रूल्स लाने पड़े। ये दौर था जब फुटबॉल में फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज हो रहा था। बिलियनियर ओनर्स की एंट्री हो रही थी। 2003 में रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को खरीद लिया और पहले ही साल में लगभग 150 मिलियन पाउंड्स खर्च कर लिए। 2008 में शेख मंसूर ने मैन सिटी एक्वायर किया। क्लब के पास अचानक अनलिमिटेड पैसा आने लगा और इसी ट्रेंड को देखते हुए यूएफए ने 2011 में फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस अनाउंस किए। यूएफए ने क्लब्स के लिए नया रूल बुक इंट्रोड्यूस किया जिसका मकसद था फुटबॉल को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना। अब क्लब्स को सिर्फ ट्रॉफीज जीतना नहीं था, बल्कि अपनी अकाउंटिंग और स्पेंडिंग भी कंट्रोल करनी थी। अभी हम समझते हैं ये रूल बुक है क्या। एफएफपी का सिंपल रूल है, जितना कमाओ उतना ही खर्च करो। क्लब को ओनर्स के पैसों पर पूरी तरह डिपेंड रहने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई क्लब अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अभी इस जितना कमाओ उतना खर्च करो रूल में अब समझते हैं फुटबॉल क्लब्स कमाते कैसे हैं। उनके कमाने के सोर्सेस कई सारे होते हैं। मैच डे रेवेन्यू, जिसमें टिकट सेल्स, हॉस्पिटैलिटी और स्टेडियम टूर्स आते हैं। ब्रॉडकास्ट राइट्स से प्रीमियर लीग क्लब्स हर साल बिलियंस कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप डील्स, जर्सी सेल्स और मर्चेंडाइज भी इनकम का बड़ा हिस्सा होते हैं। और इस जितना कमाओ उतना खर्च करो रूल का दूसरा हिस्सा होता है फुटबॉल क्लब्स का खर्चा। फुटबॉल क्लब्स का सबसे बड़ा खर्चा प्लेयर्स की सैलरी होती है। इसके अलावा ट्रांसफ़र फीस और एजेंट्स को दिए जाने वाले कमीशंस भी क्लब के बजट पर बहुत असर डालते हैं। कई बार एजेंट फीस डील वैल्यू का 5 से 10% तक होती है। अभी हमारे जो दोस्त अकाउंटिंग से रिलेटेड है उनको तो ये समझेगा कि ये कमाई और खर्चे का पूरा गणित एक अलग किस्म का आर्ट है, अकाउंटिंग का आर्ट। कुछ क्लब अकाउंटिंग रूल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कभी ओनर लिंक्ड स्पॉन्सरशिप को ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया जाता है, कभी प्लेयर्स को इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पर स्वैप किया जाता है और कभी सैलरीज को फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स में शिफ्ट किया जाता है। इन सब में और एक बीएस टर्म आती है, वो है एमोर्टाइजेशन। अब ये होता क्या है, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक क्लब ने 100 मिलियन यूरोज में एक प्लेयर खरीद लिया और उसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अकाउंटिंग में पूरे 100 मिलियन का एक साथ एक्सपेंस नहीं दिखाया जाता। हर साल 20 मिलियन यूरोज का खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एमोर्टाइजेशन। अगर आप में से कोई चेल्सी के फ़ैन हैं तो उनको शायद ये चीज़ समझ में आई होगी कि चेल्सी ने लंबे ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स देकर एमोर्टाइजेशन का मैक्सिमम फ़ायदा उठाया है। अगर 60 मिलियन पाउंड के एक प्लेयर को 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हो तो अकाउंटिंग बुक में सिर्फ 7.5 मिलियन पाउंड्स का ही खर्चा दिखाया जाता है। कुछ लोग इसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी मानते हैं, जबकि कुछ उसे सिस्टम का लूप होल कहते हैं।
वैसे ही मैन सिटी पर 130 चार्जेस लगे। इनमें रिवेन्यू मिस रिपोर्टिंग, स्पॉन्सरशिप इनकम को गलत तरीके से दिखाना, प्लेयर्स और मैनेजर्स को किए गए हिडन पेमेंट्स और अथॉरिटीज के साथ पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करने के एलिगेशंस भी शामिल हैं। अब ये 130 चार्जेस एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। ये कई सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड, स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट्स और वे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए एलिगेशंस है। अभी इसमें माइन सिटी एक्चुअल में गिल्टी है या नहीं, ये फैसला तो अथॉरिटीज और लीगल प्रोसेस के बाद ही सामने आएगा। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि मैन सिटी के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे, 130 चार्जेस जो है, जो कि हम कह रहे हैं कि सिंगल इंसिडेंट नहीं है, ये होने तक एफएफपी ने इसको कैच क्यों नहीं किया, एफएफपी ने तभी उंगली क्यों नहीं उठाई? तो इसका रीज़न ये है कि पुराने एफएफपी के रूल्स ये कहते थे कि क्लब को 3 सालों तक लिमिटेड लॉस वो दिखा सकते हैं। लेकिन 2023 में बाद में फिर ये इंसिडेंट के बाद में चेंजेस आए। 2023 में यूएफए ने नए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रूल को इंट्रोड्यूस किया, जिनके मुताबिक वेजेस और ट्रांसफ़र को मिलाकर क्लब के रिवेन्यू के 70% से ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते। मतलब मान लो किसी क्लब का अगर साल का रिवेन्यू टोटल 500 मिलियन है, तो उसका 70% ही वो लोग वेजेस प्लस ट्रांसफर्स पे खर्चा कर सकते हैं। तो अभी आपको सवाल आया होगा कि फिर अगर इतना आप 70% तक की खर्चा अगर ट्रांसफर ऑफ वेजेस पे हो सकता है, वेजेस इज अ वेरी बिग थिंग। एक पूरे स्क्वाड में 25 से 30 प्लेयर्स होते हैं। फर्स्ट टीम स्क्वाड में अगर इतने सारे प्लेयर्स का वेजेस को मैनेज करना है, फिर उसके आगे आपको रिक्रूटमेंट करनी है, हाउ यू कैन मैनेज एंड हाउ यू कैन मैनेज सच अ बिग फीस? तो इसके लिए फुटबॉल में एक तरीके की ईएमआई स्कीम है। कैसे? तो जानते हैं। तो फुटबॉल ट्रांसफ़र हमेशा ईएमआई की तरह ही होते हैं। पहले एक अपफ्रंट फ़ी दी जाती है और उसके बाद आपने सुना होगा कि परफॉर्मेंस बेस एड ऑन्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, कई डील्स में सेल ऑन क्लॉजेस भी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी प्लेयर को आज एक क्लब ने दूसरी क्लब में सेल कर दिया, तो उसमें अगर 10 to 15% का सेल ऑन क्लॉज है, तो आगे जाके जब वो प्लेयर की दूसरे क्लब से किसी और क्लब में ट्रांसफ़र होगा, तो जिस ओरिजिनल क्लब से वो ट्रांसफ़र हुआ उसे उस ट्रांसफ़र फ़ी का कुछ हिस्सा मिलता है। तो ये भी एक तरह का इनकम हो गया। तो ये है फुटबॉल के फाइनेंस की शुरुआती कहानी। अगर इसमें आपको डीप डाइव करना पसंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।